बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉलपिट्स ऑसिलेटर। इससे पहले हमने 3 ऑसिलेटर्स जो है वो स्टडी किए, जिनमें वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ट्विन टी ऑसिलेटर और आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर है। लेकिन इन तीनों जो ऑसिलेटर थे उसमें जो फीडबैक नेटवर्क था वो हमेशा जो है वो आरसी सर्किट के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता था। इसका मतलब है कि एक्चुअली में वो तीनों जो एम्पलीफायर थे वो आरसी फीडबैक जो है वो सर्किट के ऊपर बेस करते थे। दूसरी बात जो आपने वहाँ पर नोट की होगी वो ये थी कि वहाँ पर हम एम्पलीफिकेशन के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आप जानते हैं कि इसकी जो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है, यानी वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इसका वोल्टेज गेन रिड्यूस होके 1 हो जाता है, यानी डेसिमल में 1 और डेसीबेल में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लें तो वो 0 होता है, तो वो यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़। तो इसका मतलब है कि वो तीनों जो ऑसिलेटर हमने स्टडी किए जो आरसी फीडबैक नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1 मेगाहर्ट्ज़ तक हो सकती है। अब ये जो आज से हम कैटेगरी स्टार्ट करेंगे ये है एलसी फीडबैक सर्किट। तो इसका मतलब है इसमें जो फीडबैक सर्किट है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क होगा। यानी जैसे आप जानते हैं कि एलसी नेटवर्क जो होता है, एलसी सर्किट जो है वो एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। दूसरे नंबर पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर हम जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें, एम्पलीफिकेशन के लिए डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, वो या बीजेटी इस्तेमाल करेंगे या एफईटी इस्तेमाल करेंगे। ये जो बीजेटी है या एफईटी है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं। एफईटी तो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और बीजेटी भी हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हाई फ्रीक्वेंसी पे इनका गेन इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता जितना जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर का रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे एम्पलीफिकेशन के लिए हम जो है वो एक डिस्क्रीट डिवाइस यानी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे और फीडबैक के लिए एलसी सर्किट इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम कॉलपिट्स ऑसिलेटर का जो है सर्किट बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें हम जो एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हमने स्टडी किया कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में हम ये R4 जो एमीटर के साथ रजिस्टर लगा देते हैं, ये R3 ये हम कलेक्टर के साथ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये तो आउटपुट को बाइस करने के लिए, R4 जो है वो एमीटर करंट को स्टेबलाइज करने के लिए होता है और बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क जो R1 R2 के ऊपर मुश्तमिल होता है और इसके साथ एक ही पावर सप्लाई लगाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का फ़ायदा आप जानते हैं कि ये फ़ायदा था कि बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यू पॉइंट था और दूसरे नंबर पे एक ही बैटरी से हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें आउटपुट और इनपुट दोनों साइड को बाइस कर सकते हैं। उसके बाद एमीटर को ग्राउंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है वो लगाया था। आउटपुट लेने के लिए हमें एक कैपेसिटर जो है लगाना पड़ता है जिसको कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है और इनपुट अप्लाई करने के लिए एक कैपेसिटर देना पड़ता है जिसको भी आप कपलिंग कैपेसिटर जो है वो कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एम्पलीफायर जिसमें ये इनपुट वाला टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है या इसको कलेक्टर को आउटपुट टर्मिनल कह लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फीडबैक सर्किट लगाना है। अब इस फीडबैक सर्किट में क्या होगा, देखें, एक है इंडक्टर, इसके अंदर इंडक्टर के साथ सीरीज़ में 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं हमने, ठीक है। और इन दोनों कैपेसिटर का जो सेंट्रल टर्मिनल है वो ग्राउंड कर दिया है। अब ये जो लेफ़्ट वाला कैपेसिटर इसको मैं C1 कह देता हूँ, इस कैपेसिटर को मैं C2 कह देता हूँ और इस कैपेसिटर इंडक्टर को हम L कह देते हैं, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एम्पलीफायर की इनपुट के साथ। अब अगर आप देखें ये हमारा LC नेटवर्क है जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर जो वोल्टेज आप दे रहे हैं वो है V आउट, यानी जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलना है असल में, ठीक है, उसी को हम फीडबैक कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो इनको लेबल कर लें और जो एलसी सर्किट में से गुज़रने के बाद बाकी वोल्टेज इनपुट पे वापस फीडबैक होगा, उस वोल्टेज को हम नाम दे देंगे VF। अब सिचुएशन ये है कि आप जानते हैं
कि जो फीडबैक फैक्टर होता है, यानी ये जो फीडबैक नेटवर्क है, ये कितना वोल्टेज फीडबैक कर रहा है उसको हम VF कह रहे हैं, और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है वो है V आउट। तो VF और V आउट की रेशियो जो है उसको फीडबैक फैक्टर कहा गया। अब VF इस टर्मिनल पे आने वाला वोल्टेज, यानी ये वाला जो टर्मिनल है इस पे आने वाले वोल्टेज का नाम है VF। अब इस टर्मिनल और ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान देखें क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, C1 नज़र आ रहा है। तो कैपेसिटर के क्रॉस अगर आपने वोल्टेज मालूम करना हो तो करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस कैपेसिटर की रिएक्टेंस के साथ। तो मैंने करंट I को इस XC1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्टेंस ऑफ C1। V आउट, आप देखें ये वाला टर्मिनल है आउटपुट वोल्टेज, इस टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान देखें आपको क्या चीज़ दिखाई दे रही है, C2। तो इसका मतलब है कि V आउट एक्चुअली में किसके बराबर है, I इंटू XC2। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने जो करंट C1 में से गुजर रहा है उतना ही करंट C2 में से अज्यूम किया है। वो इसलिए क्योंकि ये एक सीरीज़ सर्किट है। सीरीज़ सर्किट में आप जानते हैं कि जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब है इस सर्किट में करंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर करंट सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना करंट C2 में से गुजर रहा है उतना ही करंट जो है वो C1 में से गुजर रहा है। तो इसका मतलब है कि I की वैल्यू सेम होगी। अब आप I को कैंसिल कर दें, XC1 वो होता है 1/2 पाई FC1 और XC2 होगा 1/2 पाई FC2। ओवर में से ये 2 पाई F कैंसिल हो जाएगा, 1/C1 डिवाइडेड बाई 1/C2, तो ये आंसर आ जाएगा C2/C1। तो इसका मतलब है जो फीडबैक फैक्टर है वो इस C2 और C1 की रेशियो के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात कि इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वो होती है जिस फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है और कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो सेम हो जाती है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर तो नहीं है, यहाँ पर तो दो कैपेसिटर हैं। मैं इन दोनों की जो ओवरऑल कैपेसिटेंस है उसको मैं CT कह देता हूँ, यानी टोटल कैपेसिटेंस कह देता हूँ। XL की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 2 पाई FL, और XCT की वैल्यू होगी 1/2 पाई FCT। लेकिन ये दोनों रिएक्टेंस सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी पे बराबर होंगी और उस फ्रिक्वेंसी को आप क्या नाम दे रहे हैं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये FR को इधर मैं इस FR के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा FR² इज़ इक्वल टू, ये 2 पाई इस 2 पाई से डिवाइड हो गया तो ये क्या बन जाएगा 4 पाई²। ये L और CT जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर आप स्क्वायर रूट निकाल लें, FR इज़ इक्वल टू 1/2 पाई LCT, ये आपके पास जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब CT क्या चीज़ है, CT इन दोनों कैपेसिटर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक सीरीज़ सर्किट था जिसका मतलब है C1 और C2 जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में आप जानते हैं कैपेसिटर की जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 इज़ इक्वल टू CT। अगर आप 1/CT की वैल्यू निकालना चाहें आप इसका एलसीएम ले लें, C1 C2 और ये C2 प्लस C1 आ जाएगा, और दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लें तो CT की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ गई। अब हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज़ जिसको हमने कहा था कि लूप गेन जो है वो ऑसिलेटर का 1 होता है, तो इसका मतलब है ऑसिलेटर में ये जो हमने एम्पलीफायर वाला पोर्शन लगाया है कॉमन एमीटर वाला, इसका जो वोल्टेज गेन होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/B के इक्वल होना चाहिए। B की वैल्यू है C2/C1, तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा C1/C2। तो ये इसका वोल्टेज गेन है। लेकिन आप जानते हैं स्टार्टअप कंडीशन हमने कहा था कि स्टार्ट में कंडीशन ये होनी चाहिए कि AV इंटू B थोड़ा सा 1 से ज़्यादा हो, ताकि जो ऑसिलेशन है वो क्या होना शुरू हो जाए, बिल्डअप होना शुरू हो जाए। तो जब ऑसिलेशन को बिल्डअप करना है तो उस वक्त AV की वैल्यू जो है वो 1/B से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है अब 1/B की वैल्यू तो आपने निकाली है C1/C2, तो इसका मतलब है स्टार्ट में जो वोल्टेज गेन है वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और उसके बाद गेन जो है वो आपने क्या करना है, डिक्रीज़ करके C1/C2 के लेवल पे ले आना है। अब एक बात जो अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये गेन को C1/C2 से ज़्यादा कैसे बनाएंगे और बाद में कम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप रिकॉल करें कॉमन एमीटर वाला टॉपिक। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन का फार्मूला था -RC/RE प्राइम।
अब ये जो आर ई प्राइम है ये तो है एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका फार्मूला था 25 मिली वोल्ट ओवर आई ई। तो आई ई की वैल्यू निकालनी थी तो उसका फार्मूला था वी ई ओवर आर ई, और वी ई का फार्मूला था बेस वोल्टेज में से बेस मीटर वोल्टेज जो कि 0.7 वोल्ट होता है नॉर्मली, वो निकाल दें, और आर ई। तो ये आर ई तो कांस्टेंट है। अब आर सी वो रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर पे लगी हुई है। यहाँ पर कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसका नाम है आर थ्री, तो मैं आर सी की जगह आर थ्री पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब आप ऐसा काम करें कि आप इस आर थ्री को थोड़ा सा वेरिएबल बना लें, यानी यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें। स्टार्ट में आर थ्री की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा रखें और बाद में फिर जो है जब ऑसिलेशन बिल्डअप हो जाएं तो उसको कम कर दें। और ऑसिलेशन बिल्डअप होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ऑसिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाती है। तो ये हमारी जो है सिचुएशन है। अब एक मामला ये कि हमने कहा वी एफ़ ये वाला वोल्टेज है। अब इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान आपको बज़ाहिर तो C1 नज़र आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट से ग्राउंड तक जाने का एक रास्ता और भी है, और वो है इस C3 कैपेसिटर इस बेस मीटर के अंदर से होता हुआ यहाँ पर ग्राउंड तक पहुँचने वाला रास्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो अफेक्टिवली इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान हमने C1 अज्यूम किया है सिर्फ, लेकिन इस ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल कैपेसिटेंस है वो भी इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान मौजूद है। सिमिलरली हमने इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान C2 को जो है वो कंसिडर किया है, लेकिन इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान एक रास्ता तो ट्रांजिस्टर के अंदर से होकर भी तो पहुँचता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस होती हैं वो भी इन C2 और C1 की अफेक्टिव वैल्यू को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। और जब डिस्टर्ब करेंगी तो लाजमी सी बात है जो करंट इधर से आया है वो सारा करंट इधर तो नहीं रहेगा इस सर्किट में, इस सर्किट से लीक करके इधर भी तो जाएगा। तो इसका मतलब है इस LC सर्किट की ये जो एनर्जी स्टोरिंग नेटवर्क है इसका क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर ये होता है कि आपने एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लिया, उसके अंदर 1 जॉल एनर्जी स्टोर की, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उसने आपको उस 1 जॉल में से सिर्फ 0.9 जॉल एनर्जी वापस की। इसका मतलब है आपने एनर्जी ज़्यादा स्टोर की थी, कुछ एनर्जी उसने फ्रिक्शन में डिसिपेट कर दी और बाकी आपको वापस कर दी, तो उसका क्वालिटी फैक्टर कम है। क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। अगर क्वालिटी फैक्टर कम होगा तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप क्वालिटी फैक्टर जो है वो कम कर दें तो इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है, Q स्केयर ओवर Q स्केयर प्लस 1। अब Q का मतलब है क्वालिटी फैक्टर। नॉर्मली जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ये होता है XL डिवाइडेड बाय R। XL का मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है इस इंडक्टर की, और R का मतलब क्या है? ये जो इंडक्टर है जिस भी कॉइल से बना हुआ, जिस भी वायर से बना हुआ है उस वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्वालिटी फैक्टर। अगर ये क्वालिटी फैक्टर 10 या 10 से ज़्यादा हो तो उस वक्त ये Q स्केयर ओवर Q स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, यानी 1 के करीब होती है एग्जैक्टली। अब जब 1 के बहुत करीब होगी तो उस वक्त आप FR की वैल्यू के लिए यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला उसी वक्त यूज़ करना है जब क्वालिटी फैक्टर 10 या 10 से ज़्यादा। और नॉर्मली LC सर्किट में ऐसा तो होता है कि क्वालिटी फैक्टर 10 से ज़्यादा मिल जाता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर वो क्वालिटी फैक्टर 10 से जो है वो कम हो जाए तो उस वक्त फिर आपको ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त फिर ये Q स्केयर ओवर Q स्केयर प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 1 के करीब नहीं आएगी। तो इसलिए फिर आप जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका इलाज क्या करें? क्वालिटी फैक्टर कम होने से बचाया कैसे जा सकता है? कम होने से बचाया उसी वक्त जा सकता है कि अगर इधर से दाखिल होने वाला करंट इस सर्किट के अंदर तो सर्कुलेट करता रहे, लेकिन इससे लीक ना करे, इधर की तरफ ना जाए। इधर की तरफ तो उसने जाना ही है क्योंकि यहाँ पर बेस एमिटर जंक्शन जो मौजूद है, लेकिन इधर जाने से करंट को रिड्यूस ज़रूर करवाया जा सकता है। वो कैसे करवाया जा सकता है कि आप यहाँ पर एक ऐसा सर्किट इस्तेमाल करें जिसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हो। जब उसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगी तो इस साइड पे करंट जो है वो बहुत कम कर जाएगा, यानी लीक होने वाला करंट बहुत कम हो जाएगा और क्वालिटी फैक्टर जो है वो 10 या 10 से जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए फिर सोल्यूशन ये किया जाता है कि उसके लिए हम बजाय इसके कि BJT इस्तेमाल करें, हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? FET इस्तेमाल कर लेते हैं। FET एक ऐसा सर्किट होता है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो बहुत लार्ज होती है। तो मैं यहाँ पर अब FET के साथ जो है वो बना रहा हूँ।
ये FET का सिंबल, ये इसका इनपुट रजिस्टर जिसको RG कह दिया, गेट। ड्रेन के साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई होगी उसको आप RD कह दें, और ड्रेन के साथ जो वोल्टेज सोर्स है वो VDD, और ये RS जो कि सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। ये कैपेसिटर आप एज इट इज़ रहने दें। ये आउटपुट कैपेसिटेंस उसी तरह से है। बाकी ये सर्किट वही वाला है जो अभी हमने स्टडी किया, यानी यहाँ पर वो कैपेसिटर C2, यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो C1, ये इंडक्टर जो है वो लगा हुआ। और अब आप जो है वो इसको कनेक्ट कर दें इसके साथ। तो ये जो गेट है, ड्रेन है और सोर्स है, अब ज़रा देखें गेट सोर्स, इसको आपने फॉरवर्ड बाइस किया ही नहीं, क्योंकि FET में गेट सोर्स को फॉरवर्ड बाइस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब फॉरवर्ड बाइस नहीं करेंगे तो रिवर्स बाइस होगा, और रिवर्स बाइस PN जंक्शन की आप जानते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि ये सर्किट जो है वो क्वालिटी फैक्टर को 10 से रिड्यूस नहीं होने देगा, इसलिए आपकी बचत हो जाएगी। दूसरी बात, हमने ये भी तो कहा कि आउटपुट वाली साइड से भी तो दूसरा रास्ता है, यानी आउटपुट में यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है उसकी वजह से करंट सिर्फ इस फीडबैक सर्किट में दाखिल नहीं होगा, वो इंटरनली होता हुआ जो है वो ग्राउंड की तरफ जो है वो पहुँचेगा। इसका मतलब है कुछ करंट आउटपुट वाली साइड से भी जो है वो क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन निकाला जाए? उसका सोल्यूशन फिर ये हो सकता है कि हम आउटपुट वाली साइड के ऊपर जो है वो क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पर रजिस्टर ना लगाएं, यानी यहाँ पर डायरेक्ट लोड ना लगाएं, उस लोड को ट्रांसफार्मर के ज़रिए कपल करें। उसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर कपलिंग। वो ट्रांसफार्मर कपलिंग ये होती है कि जैसे ये हमारा एम्पलीफायर है, मैं सिर्फ एम्पलीफायर का सिंबल बना रहा हूँ, यानी ये समझेंगे पूरा का पूरा इसके अंदर बंद है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि आपने क्या किया है, फीडबैक में अब देखें आपने आउटपुट को जोड़ दिया किसके साथ, इंडक्टर के साथ। इंडक्टर के साथ आपने 2 कैपेसिटर जो है वो लगाए हुए हैं इस तरह से, और इनको यूं कनेक्ट किया है, ये C1 ये C2। अब आपने आउटपुट पे यहाँ पर लोड भी लगाना है। अगर आप लोड यहीं पर लगा देंगे तो सारा करंट जो है वो इस फीडबैक सर्किट में दाखिल नहीं होगा, लोड के पास चला जाएगा। आप क्या करें, यहाँ पर एक और इंडक्टर लगाएं और उस इंडक्टर के ज़रिए कनेक्ट कर दें लोड के साथ। अब ये एक ट्रांसफार्मर वाली सिचुएशन बन जाएगी। इसे कहा जाता है इंडक्टिव कपलिंग, यानी आपने इंडक्टर के ज़रिए आउटपुट को कपल कर दिया। अब आपको जानते हैं कि ये इंडक्टर और ये इंडक्टर आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड है, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इधर इलेक्ट्रिकली ये आइसोलेटेड है ये दोनों एक दूसरे से, तो इधर आउटपुट वाला करंट सारा का सारा इस फीडबैक सर्किट में ही दाखिल होगा। तो इस तरह से आप कॉलपिट ऑसिलेटर को बना सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसका क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस होने से बचाने के दोनों तरीके आपने देख लिए कि इनपुट इम्पीडेंस बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो FET से बनाया हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और आउटपुट वाली साइड पे करंट को लीक होने से बचाने के लिए इंडक्टिव कपलिंग जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारी कॉलपिट ऑसिलेटर वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब कॉलपिट ऑसिलेटर को ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया था क्लैप ने, ठीक है, वो एक और इंजीनियर था जिसने ये काम किया। उसने ये काम किया कि बजाय इसके कि हम यहाँ पर ये BJT की बजाय हम इस्तेमाल कर रहे हैं FET, और उसके बाद आउटपुट वाली साइड पे हमें क्या करनी पड़ रही है, कपलिंग करनी पड़ रही है ट्रांसफार्मर की। तो ये तो सर्किट की कॉस्ट बढ़ाता जा रहा है। तो सर्किट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, रिक्वायर्ड एरिया भी बढ़ रहा है, और सर्किट बल्कि होता जा रहा है, ठीक है। तो उसका इलाज ये है कि हम कॉलपिट ऑसिलेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, और उस नए सर्किट का नाम जो है वो हमने रख देना है क्लैप्स ऑसिलेटर। अब ये क्लैप्स ऑसिलेटर क्या काम है, ठीक है, सारा सर्किट ऐसा ही है। यानी सिचुएशन ये है कि आपने उसी तरह से कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो ले लेना है। BJT इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ऑपरेट करना आसान होता है, इसलिए हम जो है वो उसी तरह से ये ले लेते हैं। तो ये हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारी इनपुट पे कपलिंग रेजिस्टेंस जो है वो लग गई, ये आउटपुट पे कपलिंग रेजिस्टेंस, और ये बाईपास जो है वो कैपेसिटेंस लग गई, ठीक है।
हमने इनका नाम जो है वो रख लिया, ठीक है। अब आउटपुट को मैंने क्या किया, फीडबैक किया, ठीक है। अब फीडबैक करने के लिए जो सर्किट था, पहले आपने यहाँ पर लगाया था इंडक्टर, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया था C2, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया था C1, ये सेंटर से ग्राउंड कर दिया। यानी ये अभी तक ये जो सर्किट है ये बिल्कुल वैसा ही चला आ रहा है जैसा कि ये सर्किट था हमारे पास, ठीक है, जैसे आपने इसको नाम दे दिया था सेम, ठीक है। तो मैं इनको नाम देता हूँ C1, C2। अब आपने क्या करना है, एक और कैपेसिटर जो है वो यहाँ पर इसके साथ सीरीज़ में अटैच कर देना है, यानी ये C3 अटैच कर दिया यहाँ पर, बाकी इनको C4, C5, C6 कह दें, ठीक है। ये अब V आउट है और VCC। अब आप यहाँ पर सिचुएशन ये देखें कि यहाँ से जो करंट इधर दाखिल होगा वो इस सर्किट के अंदर जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो कहलाएगी 1/2 पाई L इंटू CT। CT का मतलब है टोटल कैपेसिटेंस। अब आपने 3 कैपेसिटर सीरीज़ में लगा दिए, C1, C2 और तीसरा है C3। इसका मतलब है अब जो CT की वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर असल जो ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आपने C3 को बनाना है बहुत ही स्मॉल, यानी C3 जो लगाएंगे वो बहुत ही छोटा कैपेसिटर लगाएंगे। अब अगर C3 छोटा कैपेसिटर लगाएंगे तो ये C1 और C2 के मुकाबले में तो है वेरी स्मॉल। जब किसी चीज़ की वैल्यू स्मॉल होती है तो उसका रेसिप्रोकल लार्ज होता है। तो जब CT बहुत स्मॉल होगा तो 1/C3 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही लार्ज हो जाएगी। तो अब आप इस रिलेशन में देख रहे हैं कि 3 टर्म्स हैं, 1/C1, 1/C2 और 1/C3। 1/C3 हो गया बहुत लार्ज, 1/C1 और 1/C2 इसके मुकाबले में जो है वो स्मॉल है। तो आप इनको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ये नेग्लिजिबल हैं। तो अब आपके पास 1/CT की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगी, 1/C3 के बराबर। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो CT इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, C3। अब एक क्वेश्चन ये है कि C3 कितना स्मॉल होना चाहिए इन C1 और C2 के मुकाबले में। तो एटलीस्ट 10 गुना ज़रूर जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ताकि उसका अफेक्ट जो है यानी उसके रेसिप्रोकल का जो अफेक्ट हो वो 10 गुना जो है वो लार्ज हो। तो अब CT की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, C3 के बराबर। अब आप फार्मूला यूँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, 1/2 पाई L इंटू C3। अब होगा फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये है कि अब हमने कहा था आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान हमें बज़ाहिर तो C2 दिखाई देता है, लेकिन आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान इस ट्रांजिस्टर की इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस भी है। इस फीडबैक और ग्राउंड के दरमियान हमें बज़ाहिर तो C1 दिखाई देता है, लेकिन एक बेस एमिटर जंक्शन के अंदर वाली कैपेसिटेंस भी जो है वो मौजूद है इनपुट या फीडबैक वाले टर्मिनल के ऊपर। अब वो जो C1 और C2 की वैल्यूज़ के साथ जब आते थे तो उसको मॉडिफाई करते थे, C1 की वैल्यू को या C2 की वैल्यू को चेंज कर देते थे। अब वो फैक्टर ही ख़त्म हो गया। अब आपने C3 की मदद से C1 और C2 का अफेक्ट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे वैसे ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब जितनी मर्जी जंक्शन कैपेसिटेंस C2 के पैरेलल में आ जाए, जितनी मर्जी जंक्शन कैपेसिटेंस C1 के पैरेलल में आ जाए, अब C3 की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि इस सर्किट की जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी है उसमें सिर्फ C3 हम अपना रोल प्ले कर रहा है, बाकी C1 और C2 का रोल जो है वो आपने अफेक्टिवली क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, नेग्लिजिबल कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो ये है क्लैप्स ऑसिलेटर। तो कॉलपिट ऑसिलेटर की ही एक इम्प्रूव्ड शक्ल है क्लैप्स ऑसिलेटर। तो इन दोनों ऑसिलेटर में से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।